हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। यहाँ पर लगभग हमने पूरी मॉडर्न इंडिया को कवर कर लिया है, तो आप उसको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल की। तो हम यहाँ पर बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन और भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो हम लगभग अंतिम पड़ाव की ओर अपने निकल चुके हैं मॉडर्न इंडिया के। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, चाहे आपका यूकेपीसीएस का अपर वाला पेपर हो, आरओ या आरओ वाला पेपर हो, यूपीपीसीएस का आरओ या वाला पेपर हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन। इसका जो पीरियड रहा वो 1919 से 1922 के बीच रहा। ये जो पीरियड था यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मजबूत संगठन के रूप में आपस में जुड़कर आया था। हम यहाँ पर बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता है? तो यहाँ पर वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था और जो यहाँ पर तुर्की था वो मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था, यानी वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था मुस्लिम लीग से कि वो तुर्की को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने वादे से मुकरती है और तुर्की का विभाजन करती है। और दूसरी ओर जो मुस्लिम थे, भारतीय जो मुस्लिम थे, वो तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। तो उनकी जो भावनाएं थी, यानी जो भारतीय मुसलमानों की जो भावनाएं थी वो इससे आहत होती हैं और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन की बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले जो ये खिलाफत आंदोलन था ये अली बंधुओं के लीडरशिप में आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी की इसमें एंट्री होती है तो ये आंदोलन एक मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ता है। गांधी जी जब बातें हैं इस आंदोलन में तो वो असहयोग की बात करते हैं, यानी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की है इन्होंने बात की थी इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में तो इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत की गई और नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। और यहाँ से पूरे कार्यक्रम, यानी किस किस तरीके से कांग्रेस को आगे अपना योजना बनानी थी। तो कांग्रेस ने यहाँ पर 2 भागों में इसको डिवाइड किया था। एक थे यहाँ पर पॉजिटिव और दूसरी ओर थे नेगेटिव। यदि हम पॉजिटिव कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर यह था कि जितने भी वयस्क भारत में थे उनको कांग्रेस का मेंबर बनाना था। 300 सदस्यों की एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन करना था। हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना था और प्रांतीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन करना था और हिंदी को ऐसे यथासंभव प्रयोग के रूप में लाना था। अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव कार्य थे, यानी नकारात्मक कार्य, यहाँ पर थे सरकारी जो टाइटल्स थी, जो सरकारी उपाधियाँ थी, उनको यहाँ पर त्यागना था। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। यहाँ पर सरकारी उत्सवों, जो समारोह थे, उनका बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनको यहाँ पर प्रोत्साहन देना था। तो यहाँ पर विजयवाड़ा में एक घटना घटती है। विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 1921 में, जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे। तो उसी समय वहाँ पर एक कार्यकर्ता ने गांधी जी से कहा कि खादी बहुत महंगी है और इस पर गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह दी। तो यही वो महत्वपूर्ण घटना थी। गांधी जी ने खुद भी अपने जीवन भर में मात्र लंगोटी पहन करने का जो है निश्चय लिया था। तो यही वो घटना थी जहाँ से गांधी जी को आप मात्र 2 कपड़ों में देखते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ यह आंदोलन बढ़ रहा था और इसने काफ़ी सफलता भी प्राप्त कर ली थी। गांधी जी का एक असूल था कि वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। लेकिन 5 फरवरी 1922 में चोरी में एक घटना घटती है। यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर आग लगा दी जाती है और वो यहाँ पर मर जाते हैं। फिर इस घटना से गांधी जी काफ़ी आहत होते हैं और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। यदि हम परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 1922 की घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किसकी वजह से यहाँ पर समाप्त किया गया था। तो चोरी चोरी की घटना हुई थी गोरखपुर में 1922 में, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। जैसे ही गांधी जी ने इसकी घोषणा की तो कांग्रेस के कई नेता उनसे नाराज़ हुए, लेकिन गांधी जी अहिंसा पर अटे रहे थे और उन्होंने जो है आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्वराज्य पार्टी। इसका गठन मार्च 1924 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। हम थोड़ा चलते हैं इससे 2-3 वर्ष पहले। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान ही यहाँ पर CR दास और मोतीलाल नेहरू जी गांधी जी से यानी कांग्रेस से अलग होने की घोषणा करते हैं। अब हम चलते हैं 1919 में। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रांतीय विधानसभा में गठन करने की बात करती है और गांधी जी ने इन जो चुनाव होने थे इनके बहिष्कार की बात की थी। वहीं दूसरी ओर जो CR दास और नेहरू जी थे ये चुनाव में हिस्सा लेने की बात कर रहे थे। इनका ये कहना था कि हम सरकार के अंदर रहकर ही इनका विरोध करेंगे और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। तो ये दोनों ही अलग होकर इन्होंने एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं और विधान परिषद में चुनाव में भाग लेने का निश्चय लेते हैं। यहीं पर ही गांधी और दास पैकेट समझौता होता है 1924 में। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार गांधी जी को दिया गया था। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के पास भेजा। इन्होंने गांधी जी की जो मांगे थी 11 सूत्री मांगे थी इनको मानने से इनकार कर दिया। यदि हम बात करते हैं इन 11 सूत्री मांगों में क्या था, तो यहाँ पर सेना के खर्च को कम करने, पूर्ण शराबबंदी और राजनीतिक कैदियों की रिहाई जैसी बातें की गई थी। जब लॉर्ड इरविन ने 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार किया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निश्चय करा। यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी थी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से। साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा करने के बाद दांडी पहुंचते हैं और यहाँ पर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आंदोलन का क्या कार्यक्रम था, तो यहाँ पर नमक कानून और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, भूराजस्व, लगान और अन्य करों की अदायगी पर रोक जैसे कार्यों यहाँ पर रखे गए थे। तो लगभग यहाँ पर पूरे भारत में इस जो आंदोलन था समर्थन मिल रहा था। यदि हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी और यहाँ पर वेदरण्य तक नमक यात्रा उन्होंने की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में गोप चंद्र बंधु चौधरी ने यहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो लगभग पूरे भारत में यहाँ पर इस आंदोलन को अपना सहयोग प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है पश्चिमी सीमा प्रांत पर। तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर एक घटना घटती है। यहाँ पर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट को यहाँ पर भेजा जाता है आंदोलनकारियों को रोकने के लिए। तो इन निहत्थे जो आंदोलनकारी थे, यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इन निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करते हैं और इसकी ये जो कार्य था इसकी पूरे भारत में जो है काफ़ी प्रशंसा हुई थी। तो लगातार ही पूरे भारत में यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर साथ साथ यह घटना भी हो रही थी।
तो यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। तो इससे पहले यहाँ पर एक घटना घटती है, गांधी इवनिंग समझौता, जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। एक लंबी वार्ता के बाद और लंबी बातचीत के बाद यहाँ पर यह समझौता हुआ था। तो इसमें गांधी जी के लीडरशिप में यहाँ पर सविनय आंदोलन को समाप्त करने की बात की गई थी और यहाँ पर जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़ने की बात भी की गई थी। तो यहाँ पर एक विवाद गांधी जी के साथ भी जुड़ा हुआ है, भगत सिंह को लेकर। भगत सिंह जी इस समय जेल में थे और गांधी जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को छोड़ने की बात इरविन से नहीं की थी। तो यह भी एक विवाद का विषय है गांधी जी के साथ। तो चलते हैं हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। तो यहाँ पर 1931 में गांधी जी भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो गांधी जी भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। यह सम्मेलन भी कांग्रेस ने असफल घोषित किया। गांधी जी ने जो मांग यहाँ पर की थी तो वो भी यहाँ पर नहीं मानी गई थी। फिर यहाँ चलते हैं हम तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। तो यह भी अपने आप में असफल रहा था। यहाँ पर केवल गांधी जी यानी कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये तो था गोलमेज सम्मेलन जिसमें केवल दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये है पूना पैकेट 1932। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पूना पैकेट की। तो इस समय जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे। तो रैमजे ने 16 अगस्त 1932 को यहाँ पर यह घोषणा करते हैं, 1932 में यह घोषणा करते हैं कि जो सांप्रदायिकता के प्रतिनिधि के विषय में एक पंचाट जारी करते हैं। और जो यह कम्युनल अवार्ड था, ये जो पंचाट था, यह पृथक निर्वाचन पद्धति को लेकर था। तो इसमें इन्होंने ये कहना था कि यहाँ केवल मुसलमानों के लिए जारी नहीं था बल्कि इसमें दलित वर्गों के लिए भी यह अब खोल दिया गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं 1909 की। तो 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया था और पूना पैकेट 1932 के द्वारा ही यह दलितों के लिए खोल दी गई थी। तो यह जो पैकेट था यह दलितों के लिए भी यहाँ पर खोल दिया गया था। तो इस चीज़ को लेकर महात्मा गांधी जी यहाँ पर काफ़ी आहत थे। उनका यह मानना था कि यह जो अमनल अवार्ड है यह दलितों को हिंदुओं से अलग करने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर गांधी जी जो क्या करते हैं, आमरण अनशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अनशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी। तो पूरे देश में ही इस चीज़ को लेकर फिर आवाज़ उठती है। तो यहाँ पर दलितों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब पृथक निर्वाचन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई थी। यदि हम बात करते हैं पृथक निर्वाचन में तो यहाँ पर इनके लिए कुल 78 सीटें थी, लेकिन आरक्षित सीटें के यहाँ पर 148 सीटें इनके लिए आरक्षित की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये उनके हित के लिए भी था। और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई थी। इसी दौरान ही टैगोर ने महात्मा गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता के लिए इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। तो ये तो था पूना पैकेट 1932 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। काफ़ी लंबे समय में बनकर तैयार हुआ था ये, और यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उसी के बाद ही यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पर क्या क्या बातें महत्वपूर्ण थी हम उसके बारे में बात करते हैं। भारत के लिए यहाँ पर एक संघ स्थापित करना था और इसके द्वारा प्रांतों में लागू द्वैत शासन को अब केंद्र में लागू करना था। इसमें जो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र था उसको आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में यहाँ पर बांटा गया था। यहाँ पर बात करते हैं प्रांतीय क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांत अब स्वायत्त तरीके से काफ़ी कार्य कर सकते थे। 1919 के तहत यहाँ पर जो एक्ट था, यहाँ पर प्रांतों में भी द्वैत शासन था, लेकिन अब यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यहाँ पर बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा ही वर्मा को यानी म्यांमार को
भारत से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया था और ब्रिटिश शासन के नियंत्रण से इसको मुक्त कर दिया गया था। फिर जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण है इन दो विषयों के बारे में, यहाँ पर बात करते हैं आरक्षित और हस्तांतरित दो विषय थे। तो यहाँ पर जो आरक्षित जो विषय थे, यहाँ पर प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और कबीलाई क्षेत्र, ये गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से इसका संचालन कर रहा था। दूसरी ओर बात करते हैं हस्तांतरित विषयों के बारे में, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सहायता से यह कार्य करना था। तो दो भागों में यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया था। यहाँ पर बात करते हैं भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं जिन्ना ने, तो जिन्ना जी ने इनको यह एक पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत माना। CR दास ने इसको द्वैत शासन से भी बुरा शासन कहा। तो ये तो था भारतीय शासन अधिनियम 1935। सबसे अधिक प्रभाव हमारे संविधान में, यानी भारतीय संविधान में 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय शासन में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो जैसे कि हमने भी बात की, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो अब प्रांतीय चुनाव होने थे। 1936 में लखनऊ और फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वार्षिक सम्मेलन हुआ और कांग्रेस के सभी गुटों ने इस चुनाव में हिस्सा लेने की बात करी। तो कांग्रेस का जो इसमें जो परिणाम रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। फिर दूसरी ओर बात करते हैं बम्बई में इन्होंने संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो अगर हम बात करते हैं सरकार का जो गठन किया था कांग्रेस ने इन चुनावों में, तो वो 6 प्रांतों में किया था। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन किया था। जो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था वो किया था केवल 5 प्रांत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट रहे जहाँ पर इन्होंने अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया था। फिर हम बात करते हैं असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बंगाल और सिंध, ये प्रांत थे जहाँ पर इन्होंने अपना बहुमत नहीं प्राप्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के उद्देश्यों को नहीं बताया और जिसकी वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पर बात करते हैं 15 नवंबर 1939 को यहाँ पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया और फिर 22 दिसंबर 1939 यानी 39 को यहाँ पर कांग्रेस लीग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ यहाँ पर मुक्ति दिवस बनाया था। यहाँ पर इन्होंने मुक्ति दिवस बनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। मुक्ति दिवस कब बनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। और 15 नवंबर 1939 को यहाँ पर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र देने का ये कारण था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने युद्ध के उद्देश्यों को नहीं बताया था कांग्रेस को। कांग्रेस ने इसी के लिए जो है प्रांतीय चुनाव से और प्रांतीय मंत्रिमंडल से यहाँ पर त्यागपत्र दिया था। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।